भोला जैसे ही तलवार चलाता है वहाँ पर एक खूबसूरत रानी प्रकट हो जाती हैं। ये क्या, मैं तो इस श्राप से मुक्त हो गई। अरे वाह, कौन है ये भाग्यशाली व्यक्ति जिसने मुझे इस श्राप से मुक्त किया। मैं भोला हूँ महारानी। इस बिल्ली के उपदेश के चलते मैंने आपको इस श्राप से मुक्त किया है। ये क्या विली, मतलब तुम इतने महीनों तक मेरे साथ इस गुफा में ही थे। तुम कितने अच्छे हो दोस्त, तुम्हारा जैसा साथी मिलना बड़ी मुश्किल का काम है। भोला, तुम भी हमारे साथ हमारे महल चलो, हमें तुम्हें कुछ इनाम देना है। बहुत समय पहले की बात है। रामगढ़ नाम के एक गांव में भोला नाम का एक व्यक्ति किराए पर ट्रैक्टर चलाकर अपना गुजारा किया करता था। सेठ धनराज का ट्रैक्टर चलाकर भोला अपना घर चलाता था। सेठ जी, जैसा आपने कहा था मैंने वैसा कर दिया। खेत का सारा काम अब खत्म हो चुका है। मैं अब घर जा रहा हूँ। माँ मेरी राह देख रही होगी। विश्वास नहीं होता भोला, ये तुम ही हो। सालों पहले तुम इस काम पर आए और अब इस काम में तुम तो बहुत माहिर हो चुके हो। जी सेठ जी, मैंने ये सारी चीज़ें अपने पिताजी से सीखी थी। आज वो मेरे बीच नहीं है, पर उनके सारे गुण अब मेरे अंदर ही तो हैं। हाँ भोला, तुम्हारे पिताजी सच में बड़ा अच्छा काम किया करते थे। हमारे घरों पर सालों तक एक वफादार और ईमानदार नौकर रहे। जब भी भोला के पिताजी को कोई नौकर कहता था तब उसे बहुत गुस्सा आता था। आज उसके पिताजी उसके बीच नहीं थे, पर उनकी इज्जत उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण थी। भोला मजबूर था। वो इतना पढ़ा लिखा नहीं था कि शहर जाकर कोई अच्छी नौकरी कर सके, इसलिए सेठ धनराज के यहाँ ही वो कोई छोटा मोटा काम कर लिया करता था। क्या हुआ भोला, क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं सेठ जी, अच्छा अब मैं चलता हूँ। फिर भोला वहाँ से चला जाता है। बाजार से कुछ सामान लेकर भोला घर को आता है। भोला एक छोटी सी झोपड़ी में अपनी बूढ़ी माँ के साथ रहा करता था। बूढ़ी माँ उसे देखकर बहुत खुश होती है। अरे भोला, बेटा तू आ गया। मैंने तुझसे राशन लाने को कहा था, वो लाया है ना बेटा? हाँ माँ, मैंने राशन चूल्हे के पास रख दिया है। अच्छा मैं अपने हाथ मुंह धुल लेता हूँ, खेत से आया हूँ ना, उसके बाद आकर मैं खाना बना देता हूँ। रहने दे, तू इतनी धूप में खेत से काम करके वापस आया है और अब तुझे खाना भी पकाना है। नहीं, तू जा नहा ले, मैं पका देती हूँ खाना। क्या माँ, आपकी तबीयत वैसे भी ठीक नहीं रहती है और अब आपको खाना भी पकाना है? नहीं, आप आराम करो, मैं खाना पका लूँगा। आप चिंता मत करना माँ। अगर मेरी इतनी चिंता है तो तू शादी कर ले। जब घर में कोई बहू आ जाएगी तो मेरा आधा दुख खत्म हो जाएगा। सोचती रहती हूँ मेरी मृत्यु के बाद आखिर तेरा क्या होगा। क्या माँ, आप फिर शादी की बात लेकर बैठ गई? मैंने कितनी बार कहा है ना कि मैं शादी नहीं करूँगा। मैं वैसे भी इतना गरीब हूँ, हमारा खर्चा इतनी मुश्किल से चलता है, तो आने वाली पत्नी का क्या ही होगा। उदास होकर भोला अपने कमरे से चला जाता है। भोला की माँ को उसकी चिंता सताए जा रही थी। उनके बार बार कहने के बावजूद भी भोला शादी करने के लिए मना कर दिया करता था। सेठ धनराज का एक बेटा था मणि, जो दिन भर घर में ही पड़ा रहता था। अपने पिता के पैसों का वो ऐश उड़ाता था। तभी मणि की पत्नी विमला उसके पास आती है। मणि की पत्नी विमला एक लालची औरत थी। इस घर में आई मुझे कितने साल हो गए,
पर इस घर में ना मेरी कोई इज्जत है और ना मेरी कोई फरमाइशें पूरी करी जाती हैं। मैं इस घर में केवल एक नौकर की तरह पड़ी रहती हूँ। अरे अरे विमला, ये अचानक तुम्हें क्या हुआ? कभी बर्फ की तरह पिघल जाती हो तो कभी आग की तरह भड़क जाती हो। क्या करूँ, कितने महीने हो गए मैंने आप लोगों से कुछ भी नहीं मांगा, और अब अगर कुछ मांगूं तो उसे आप लोग पूरा नहीं करेंगे। अरे विमला, तुम्हें जो चाहिए तुम वो मांगो, मैं तुम्हें ला कर दूंगा। मैं चाहती हूँ जो हमारा वो पुराना ट्रैक्टर है वो मेरे भाई सुरेश को दिला जाए। वैसे भी हमें ट्रैक्टर की ज़रूरत नहीं पड़ती, साल में 1-2 बार की बात रहती है, वो तो हम किराए पर भी ले सकते हैं। ये तुम क्या कह रही हो? वो ट्रैक्टर पिताजी की जान है। चलो, अगर मैं मान भी जाऊं तो पिताजी कभी नहीं मानेंगे। आपको जो करना है वो करिए, किसी भी तरह ससुर जी को मनाइए, वरना मैं ये घर हमेशा के लिए छोड़कर चली जाऊंगी। अरे अरे, तुम ये क्या कह रही हो? अच्छा चलो, मैं एक बार कोशिश करता हूँ। मणि घर से तुरंत अपने खेत पर पिताजी के पास आता है। ये सारी घटना के बारे में मणि अपने पिता सेठ धनराज को बताता है। ये तुम क्या कह रहे हो मणि? वो मेरे पिताजी का ट्रैक्टर है, मैं उसे तुम्हारे पत्नी के भाई को कैसे दे सकता हूँ भला? नहीं नहीं, यह संभव नहीं है। नहीं नहीं पिताजी, आप ऐसा मत कहिए। अगर आपने मना कर दिया तो विमला हमारा घर छोड़कर चली जाएगी। फिर आप ही बताइए, उसके बाद मेरा क्या ही होगा। मजबूरन धनराज को अपने बेटे की बात माननी पड़ती है। अगले दिन विमला का भाई सुरेश वहाँ पर आता है। अरे दीदी, तुम कैसी हो? तुम्हें पता है माँ तुम्हें कितना याद कर रही हैं। चलो, आज तुम भी मेरे साथ हमारे घर चलो, कितने दिन हो गए। अभी नहीं सुरेश, बाद में कभी आऊँगी। और वो तुम्हें ट्रैक्टर की बहुत ज़रूरत थी ना, तो उसका जुगाड़ हो गया है, वो भी तुम्हारा खुद का ट्रैक्टर। अरे दीदी, आप कितनी अच्छी हो, आप मेरे बारे में कितना सोचती हो, सच में दीदी। अगले दिन सुरेश उनकी ट्रैक्टर लेकर चला जाता है। उसके जाने के बाद विमला से मणि कहता है, अरे भाग्यवान, देखो तुम्हारे कहने पर मैंने ये ट्रैक्टर तुम्हारे भाई को दिलवा दिया। अब तो तुम खुश हो ना? अब तो मुझसे नाराज़ नहीं हो? नहीं नहीं, अब भला कैसी नाराज़गी, मैं तो बहुत खुश हूँ। एक दिन भोला के 2 दोस्त गोपाल और राजू आते हैं। अरे भोला, कैसा है मेरे दोस्त? देख, हम तुझसे मिलने आए हैं, वरना तू तो हमें भूल गया है। अरे गोपाल और राजू, आओ आओ, चलो अंदर चल के बात करते हैं। बड़े दिनों बाद तुम दोनों को देखा है। वो सब तो ठीक है, पर सुन के बहुत बुरा लगा। बुरा किस बात का राजू? सच में भोला, तुम बड़े हिम्मत वाले हो। ऐसी परिस्थिति में भी तुम हमसे ये सब छुपा रहे हो। ये सब तुम क्या कह रहे हो राजू? मुझे सचमुच में कुछ नहीं समझ आ रहा। वो कहना चाहता है कि इतनी ईमानदारी और वफादारी के बावजूद धनराज ने तुम्हें अपनी नौकरी से निकाल दिया। नौकरी से निकाल दिया? नहीं तो भला ये तुम लोग क्या कह रहे हो? मतलब तुम्हें ये बात नहीं पता कि सेठ धनराज ने अपनी ट्रैक्टर अपने बहू के भाई को दे दिया है? नहीं नहीं, तुम लोग ऐसा क्यों कह रहे हो? सेठ धनराज ऐसा नहीं कर सकते। मैं तो इतनी ईमानदारी से उनके घर काम करता था। नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकते। हिम्मत रखो दोस्त, समय लौट कर वापस नहीं आता, पर उसका प्रभाव वापस जरूर होता है। इस बुरे वक्त में हम दोस्त तुम्हारे साथ हैं। वहाँ से तुरंत भोला सेठ धनराज के घर आता है। उदास होकर वो उनसे बोलता है, सेठ जी, अभी कुछ दिन पहले आप मेरी कितनी तारीफ कर रहे थे
और अभी अचानक से मेरी वफादारी में ऐसे कौन से बदलाव आ गए जो ऐसा किया। मैं तुम्हारे भावनाओं को समझता हूँ भोला, मैं भी ऐसा नहीं चाहता था। वो ट्रैक्टर मेरे पिताजी की थी, पर मेरी बहू की फरमाइश थी तो पूरी करनी पड़ी। सच कहूँ तो आप एक ढोंगी, लालची और मतलबी सेठ हैं। उतने सालों तक आपके यहाँ मैंने काम किया, फिर भी आपने मेरे साथ ऐसा किया। देखो भोला, मैंने तुम्हारा कोई ठेका लेकर नहीं रखा है, या फिर ये कोई सरकारी नौकरी नहीं है जो यहाँ हमेशा के लिए पड़े रहोगे। चलो दफा हो यहाँ से। बहुत उदास होकर भोला अपने घर पर आता है। घर पर आकर वो बिल्कुल साधारण व्यवहार करता है, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। क्या हुआ भोला, कोई बात है क्या? तेरा चेहरा बता रहा है कि तू मुझसे कुछ छुपाने की कोशिश कर रहा है। नहीं नहीं माँ, ऐसी कोई भी बात नहीं है। देख भोला, मैं तेरी माँ हूँ, मैंने तुझे जन्म दिया है। मैं तेरे चेहरे का रंग देखकर बता सकती हूँ कि तू क्या सोच रहा है। माँ, उस सेठ धनराज ने मुझे मेरी ईमानदारी का ऐसा फल दिया। उसने अपना वो ट्रैक्टर अपनी बहू के भाई को दे दिया। माँ, रो मत भोला, रो मत। समय बड़ा बलवान होता है, ऐसे लोगों के ऊपर वो लौट कर ज़रूर वापस आता है। ऐसे लोगों को उनके कर्मों की सज़ा ईश्वर ज़रूर देगा। उस गांव से कुछ दूर ही राजा विक्रम का विशाल साम्राज्य था। महल के चारों ओर सैनिकों की पहरेदारी थी। एक दिन एक परी राजा विक्रम के महल पर आती है। ठहरो, महाराज ने हमें आदेश दिया है कि महल में किसी भी अनजान का आना वर्जित है। मैं कोई अनजान नहीं हूँ, मैं एक परी हूँ और मैं अंतरिक्ष से आई हूँ। राजा विक्रम ने मुझे यहाँ बुलाया है, आप चाहें तो उनसे पूछ सकते हैं। माँ, मैं जंगल से लकड़ियाँ लेने जा रहा हूँ, आप अपना ख्याल रखना। हो सके तो भगवान से प्रार्थना करना कि मुझे ज़्यादा लकड़ियाँ मिलें। फिर भोला वहाँ से जंगल की ओर चला जाता है। हे ईश्वर, मेरी बेटी की रक्षा करना। थोड़ी देर बाद राजा के कहने पर उस परी को राजमहल में घुसने दिया जाता है। वो परी एक गुप्त परी थी जो अंतरिक्ष से आई थी और राजा विक्रम के लिए काम करती थी। तुमने आने में इतनी देर कर दी, मैंने तुम्हें इतने हफ्तों पहले ही ये बात बता दी थी। मेरी रानी को ढूंढने का तुम्हें मौका दिया था मैंने। आप बिल्कुल चिंता मत करिए महाराज, मेरी पूरी फौज रानी साहिबा को ढूंढने में लगी हुई है। आशा है कि वो हमें जल्द मिल जाएंगी। ऐसा कहते कहते तुम्हें महीने बीत चुके हैं, पर मेरी रानी का कोई नामो निशान नहीं है। आखिर इन शक्तियों का क्या फ़ायदा? ये क्या महाराज, आप हमारी काबिलियत पर शक कर रहे हैं? आप भूल क्यों जाते हैं, ये राजमहल, ये सौंदर्य हमारा बनाया हुआ है। मुझे तुम्हारी काबिलियत पर कोई शक नहीं है, पर मैं चाहता हूँ कि जल्द से जल्द मेरी महारानी इस महल में उपस्थित हों। भोला जंगल में भटक रहा था कि तभी उसके सामने एक काली बिल्ली आ जाती है। वो बिल्ली भोला के पास आकर खड़ी हो जाती है। दोस्त मेरी मदद करो, मुझे तुम्हारे मदद की ज़रूरत है दोस्त। अरे ये कैसा मायावी बिल्ला है, ये तो हूबहू मानव की बोली बोलता है। हाँ दोस्त बोलो, तुम्हें मुझसे कैसी मदद की ज़रूरत है? तुम मेरे साथ चलो, मेरी रानी को मदद की बहुत ज़रूरत है दोस्त। पहले तो भोला को थोड़ा डर लग रहा था, पर बाद में वो उससे बोलता है, हाँ दोस्त चलो, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। मुझे तुम्हारी मदद करके बहुत अच्छा लगेगा। कितने प्यारे जीव हो, चलो कहाँ चलना है?
भोला उस बिल्ली के साथ एक गुफा पर आता है। अरे हम तो बहुत आगे आ गए, अब कहाँ जाना है? इस गुफा के अंदर चलो, वहाँ मेरी रानी फंसी हुई है। भोला अंदर आकर देखता है तो एक खूबसूरत रानी की पत्थर की मूर्ति पड़ी हुई थी। अरे यह तो कोई पत्थर की मूर्ति है, भला मैं इनकी मदद कैसे करूं? नहीं नहीं, ये हमारी रानी है जो एक श्राप के चलते पत्थर में बदल चुकी हैं। तुम इनकी मदद कर सकते हो दोस्त। तुम बोलो रानी चंद्रवंती की जय, तब तुम्हारे हाथ में एक तलवार आ जाएगी। रानी चंद्रवंती की जय। ऐसा बोलते ही भोला के हाथ में एक तलवार आ जाती है। डरो मत, वार करो दोस्त। भोला जैसे ही तलवार चलाता है, वहाँ पर एक खूबसूरत रानी प्रकट हो जाती हैं। ये क्या, मैं तो इस श्राप से मुक्त हो गई। अरे वाह, कौन है ये भाग्यशाली व्यक्ति जिसने मुझे इस श्राप से मुक्त किया? मैं भोला हूँ महारानी। इस बिल्ली के उपदेश के चलते मैंने आपको इस श्राप से मुक्त किया है। ये क्या विली, मतलब तुम इतने महीनों तक मेरे साथ इस गुफा में ही थे? तुम कितने अच्छे हो दोस्त। तुम्हारा जैसा साथी मिलना बड़े मुश्किल का काम है। भोला, तुम भी हमारे साथ हमारे महल चलो, हमें तुम्हें कुछ इनाम देना है। वे तीनों महल पहुँचते हैं। अरे ये महल के द्वार पर कोई सैनिक क्यों नहीं है? महारानी, सुना है कोई परी आपको ढूंढने के लिए राज्य के सभी सैनिकों को अपने साथ लेकर गई है। वे तीनों राजा के कक्ष में पहुंचते हैं। राजा रानी को देखकर बहुत खुश होते हैं। ये क्या चंद्रवंती, मैंने तुम्हें कितना ढूंढा और तुम अब आ रही हो। तुम जीवित हो, तुम्हें देखकर मैं कितना खुश हूँ, ये मैं कैसे बताऊँ? क्या बताऊँ महाराज, जब मैं जंगल गई थी कुछ महीनों पहले, तब एक साधु ने मुझे श्राप दे दिया था, जिसके चलते मैं पत्थर की मूर्ति बन गई थी और मैं इस राज्य में वापस नहीं आ पाई थी। कौन था वो मूर्ख साधु जिसने मेरी महारानी को श्राप देने की हिम्मत की? आप मुझे उसका पता बताइए, मैं अभी उसे राज्य में बंदी बनाकर लाता हूँ। जाने दीजिए महाराज, अब जो हो गया सो हो गया, और वैसे भी गलती मेरी ही थी। मेरे घोड़े की वजह से ही उनकी तपस्या भंग हुई थी। अब उन्हें ढूंढने का कोई फायदा नहीं है महाराज। ठीक है महारानी, पर ये व्यक्ति कौन है? ये भोला है महाराज, जिसने मुझे इस श्राप से मुक्त किया। अच्छा, तो ये है वो धनवान व्यक्ति जिसने आपकी मदद की। ऐसे व्यक्ति को तो मैं सोने चांदी से भर दूंगा। महारानी, अगर आप आदेश दें तो मैं भोला के साथ चला जाता हूँ। वैसे भी मैं एक मायावी बिल्ला हूँ, हमेशा उसकी मदद करूँगा और वो खुश रहेगा। ये क्या विली, तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो, और अगर तुम ही मुझे छोड़कर चले जाओगे तो मेरा क्या होगा विली? नहीं नहीं महारानी, बस कुछ दिनों की बात है। मैं भोला का भाग्य बदलकर आपके पास वापस आ जाऊंगा। और वैसे भी उस गांव में मेरा एक मिशन बाकी है। फिर वो बिल्ला भोला के साथ उसके घर आता है। वो बिल्ला भोला की माँ के पास आकर बैठ जाता है। अरे भोला, तुम तो जंगल लकड़ियाँ काटने गए थे, ये बिल्ली कहाँ उठा लाए? फिर भोला सारी बात अपनी माँ को बताता है। माँ, ये मेरा नया दोस्त है, इसका नाम विली है। ये मायावी है, ये बिल्ला शक्तियाँ भी जानता है। ये परी का एक दूत था जो रानी के दरबार में रहता है। वो बिल्ला एक मायावी बिल्ला था जो अपनी शक्तियों से भोला की मदद करता था। धीरे धीरे अपने नए दोस्त विली के साथ भोला के मन में भावनाएं बढ़ने लगी थीं।
भोला की उस मायावी बिल्ली के बारे में विमला के भाई सुरेश को पता चल जाता है। दीदी, मैं सच कह रहा हूँ, मैंने अपनी आँखों से देखा था। वो मायावी बिल्ला अपनी शक्तियों से भोला के आगे एक टेम्पू ला दिया। सोचो दीदी, सोचो, उस भोला के बिल्ले को चुराने का कोई उपाय सोचो। अगर हमें वो मिल जाएगा तो हमारा तो किस्मत ही बदल जाएगा। सुनिए जी, मुझे लगता है सुरेश बिल्कुल ठीक कह रहा है। अगर वो बिल्ला हमें मिल जाएगा तो हम राजा विक्रम जैसा एक महल बनवाएंगे। उसमें मैं रानी और आप राजा की तरह रहेंगे। इस बार बात वैभव, पैसे और संपत्ति की थी, जिसके चलते मणि के मन में भी लालच उमड़ आता है। अगले दिन मौका पाते ही वे तीनों भोला की बिल्ली को चुरा लेते हैं। विमला के हाथ में एक मोटी लकड़ी थी। अरे ओ बिल्ली, हम तुझसे जो कहेंगी तू वो हमें ला कर देगी। अगर तूने ऐसा नहीं किया तो ये छड़ी दिख रहा है ना, चल, अब हम जैसा कहते हैं तू वैसा करेगी। ये जो टूटा फूटा घर दिख रहा है ना, इसकी जगह राजा विक्रम जैसा एक राजमहल ले आ। फिर आगे जो कहेंगे तू वो करना। तुम लोग ये सपना देखना छोड़ दो कि मैं तुम लोग की कोई भी इच्छाएं पूरी करूँगा। मैं तुम जैसे लालची और स्वार्थी लोगों की कोई इच्छाएं पूरी नहीं करूँगा। जो करना है कर लो। तेरी इतनी हिम्मत, जानवर होकर हम मनुष्यों से इस तरह बात करता है। ये छड़ी दिख रही है, अभी तुझे इससे मारती हूँ। अरे सुना है ये राजा रानी और परियों के साथ रहा है, तो उनके जैसे नखड़े भी तो रहेंगे। पर हमें भूल मत, हम ऐसे लोगों के नखड़े तुरंत निकाल देते हैं। अभी बताते हैं तुझे। मैं क्या कहता हूँ विमला, ये ऐसे नहीं मानेगा, बड़ा ढीठ लगता है। तुम जब तक इस पे डंडे नहीं बरसाओगी, ये हमारी कोई इच्छा पूरी नहीं करेगा। शुरू हो जाओ, तब तक मारती रहो इसे। लालची विमला को बिल्कुल भी दया नहीं आई। वो इस बिल्ले पर लगातार डंडे बरसाती गई। अंत में वो बिल्ला विमला के इतने डंडे ना सह पाया और तड़प तड़प कर उसकी मृत्यु हो गई। दौड़ा हुआ भोला वहाँ पर आता है, पर उसे आने में बहुत देर हो चुकी थी। अरे भोला, तुम्हें आने में थोड़ी देर हो गई। तुम्हारे आने से पहले ही तुम्हारे बिल्ले ने अपने प्राण त्याग दिए। हमने उससे इतनी बार कहा हमारी इच्छा पूरी कर दो, पर नहीं। कैसे पत्थर दिल मनुष्य हो तुम लोग। एक बेजुबान की हत्या करते हुए भी तुम लोगों को बिल्कुल शर्म नहीं आई। तुम लालचियों को तो राजा सबक सिखाएंगे। उन तीनों को राजा के दरबार में लाया जाता है। तुम्हारे जैसे पत्थर दिल और लालची लोग मैंने कभी नहीं देखे। तुम्हारे जैसे लोग ईश्वर बनाता ही क्यों है? आखिरकार तुम लोगों ने मेरे विली को क्यों मारा? नहीं महारानी, हमें माफ़ कर दीजिए, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। आगे से हम ऐसी गलती दोबारा नहीं करेंगे। कृपया हमें जाने दीजिए, हमें माफ़ कर दीजिए। कभी नहीं, तुम लोगों को माफ़ी कभी नहीं मिलेगी। जिस तरह तुम लोगों ने हमारे विली की हत्या की, उस तरह तुम्हें भी मृत्यु दंड मिलेगा। मुझे माफ़ कर दीजिए महारानी, ये सब मेरी वजह से हुआ है। ना मैं उस बिल्ले को अपने साथ ले जाता और ना ये सब हादसा होता। नहीं भोला, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। जो नियति में लिखा होता है वो होकर ही रहता है। हम उसे चाह कर भी नहीं रोक सकते। और तुम तो एक ईमानदार व्यक्ति हो। तुमने हमारी मदद की। रानी चंद्रवंती ने अपनी बिल्ली दोस्त की याद में उसकी एक सोने की मूर्ति बनवाई। वो आज उनके बीच तो नहीं था, पर उसके अस्तित्व ने दो लोगों का भाग्य बदला, एक रानी और दूसरा भोला का।